Hello to all. I welcome you in this particular session जहां पे आज हम लोग एक करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये न्यूज़ कोई नया न्यूज़ नहीं है, काफ़ी सालों से ये न्यूज़ चल रहा है बिकॉज 2014 के बीजेपी इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कहा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद से ये आइडिया हमेशा से न्यूज़ में रहा है। आज ये अगेन न्यूज़ में वापस क्यों आ गया है? बिकॉज सरकार ने रिसेंटली एक कमेटी का गठन किया है अंडर द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और इस कमेटी का ये काम है कि इस पर्टिकुलर आइडिया को स्टडी करे और ये देखे कि क्या ये आइडिया पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करना या नहीं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज के हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर गंभीर तरीके से एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन ये है क्या। इसका एक ही मतलब होता है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव सारे राज्यों का एक साथ होना चाहिए। दैट मीन्स साइमल्टेनियस कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा एज वेल एज टू द स्टेट असेंबलीज। Because if you study the current electoral cycle और जो अभी का इलेक्शन साइकिल है हमारा, वो बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड है। रिसेंटली आप देखिए कर्नाटका का चुनाव हुआ था, इस साल बाकी राज्यों में चुनाव होना है और अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो इसकी वजह से जो चुनाव का साइकिल है, जो टाइम है, वो बटा हुआ है, जिसकी वजह से पूरे साल और हर साल चुनाव ही चुनाव होते रहा है। इससे कुछ कठिनाइयां आती हैं, जिसके कॉन्टेक्स्ट में यह कहा जा रहा है कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां पे एक पर्टिकुलर समय में सेंटर का चुनाव और स्टेट असेंबली का चुनाव दोनों एक साथ करवाया जा सके। So that is written over here. Conduct the elections to the Lok Sabha as well as state assemblies at the same time. This will involve the restructuring of election cycle in a manner that elections to the state and the center synchronizes. जो अभी ये बटे हुए हैं इलेक्शन सेंटर और स्टेट के, उसको सिंक्रोनाइज करके एक पर्टिकुलर समय में एक साथ करवाया जा सके। दिस इज व्हाट दिस आइडिया इज ऑल अबाउट। अब ये आइडिया कैसे इवॉल्व किया है, इसको भी जानना जरूरी है। 1983 में सबसे पहली बार इलेक्शन कमीशन ने इस आइडिया को रखा था। उसके बाद लॉ कमीशन ने भी अपने रिपोर्ट में इस पर्टिकुलर आइडिया को जस्टिफाई किया है। बट इस आइडिया के ऊपर रियल सेंस में जो डिबेट है, यह स्टार्ट होता है 2014 के बाद से, बिकॉज 2014 में भाजपा की जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें वन ऑफ द बिग प्रॉमिसेस ये लिखा गया था। फिर 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस आइडिया को काफी बढ़ चढ़कर प्रमोट किया, जिसके बाद 2017 में नीति आयोग ने इस पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर एक पेपर भी पब्लिश किया और 2018 में लॉ कमीशन ने वापस से एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें बताया इस रिपोर्ट ने कि वन नेशन वन इलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया एंड इट नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड, और साथ ही साथ इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसके ऊपर भी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने बातचीत की। तो द लॉ कमीशन सबमिटेड अ ड्राफ्ट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट एंडोर्सिंग दिस पर्टिकुलर प्रपोजल। इट इवन रिकमेंडेड चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्टोरल लॉ सो एज टू इनेबल द होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस। अब बात करते हैं कि क्या इंडिया में इसके पहले क्या कभी वन नेशन वन इलेक्शन हुआ था?
या ये पहली बार इंडिया में देखने को मिलेगा अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो? वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में पहले से ही था। दैट मींस जब इंडिया आजाद हुआ और पहला चुनाव 1952 में हुआ, उस समय से ही हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन फॉलो कर रहे हैं। दैट मींस पार्लियामेंट का चुनाव और आपका स्टेट असेंबलीज का चुनाव ये पहले से ही एक साथ हो रहा था। आगे जाकर क्या हुआ, जब कुछ स्टेट असेंबलीज अपने प्री डिटरमाइंड टेन्योर जो 5 साल का अवधि होता है उसके पहले ही उनकी सरकार गिर गई, उसकी वजह से जो वन नेशन वन इलेक्शन जो हम प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे ये खत्म हो गया इंडिया। इसको आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि हमारे पास जो 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, तो 1952 में लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ और सारे स्टेट असेंबलीज का भी चुनाव हमारा इसी पर्टिकुलर समय में हुआ। इसके बाद 5 साल के बाद 1957 में भी सेम हुआ, 1962 में भी सेम हुआ एंड 1967 में भी। तो वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया वाज ऑलरेडी प्रैक्टिस विच वाज फॉलोड इन इंडिया, वो पहले से फॉलो कर रहा था। अब 1967 के बाद क्या हुआ कि कुछ स्टेट असेंबलीज, क्योंकि फॉर एग्जांपल 1967 में जो स्टेट असेंबली चुन के आएगी वो कब तक रहेगी, 5 साल रहेगी, दैट मींस 1972 तक रहेगी। लेकिन कुछ स्टेट असेंबलीज क्या हुए, वो 1972 के पहले प्री मैच्योरली, मतलब अपने समय खत्म होने के पहले ही डिसॉल्व हो गए। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट असेंबली, मान लो बिहार स्टेट असेंबली, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, मान लो बिहार स्टेट असेंबली 1970 में ही डिसॉल्व हो गया, तो वापस से चुनाव होगा बिहार में। अब बिहार में चुनाव हुआ तो एक नया विधानसभा बना 1970 में। अब ये जो 1970 में बिहार का विधानसभा बना है ये कब तक रहेगा, ये अगले आने वाले 5 सालों तक रहेगा। दैट मींस दिस विल कंटिन्यू टिल 1975। और जो बाकी स्टेट्स का चुनाव है वो 1972 में होगा। तो इसी प्री मैच्योर डिसॉल्यूशंस ऑफ स्टेट असेंबली और आगे जाके लोकसभा खुद ही अपने समय के पहले डिसॉल्व हो गया, इसकी वजह से अब जो हमारा इलेक्टोरल साइकिल है वो पहले जो एक साथ हुआ करता था अब फ्रैगमेंटेड हो गया। और वही चीज होते 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 आज की जो स्थिति है उसमें तो लगभग सारे राज्यों का चुनाव अलग अलग समय ही होता है। सम एक्सेप्शंस आर देयर बट बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड हो गया है, जिसकी वजह से हर साल में लगभग 2 बार चुनाव होता है। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो आइडिया है ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये 1952 से हम लोग फॉलो कर रहे थे, 1967 तक चला। लेकिन उसके बाद कुछ स्टेट असेंबलीज अपने 5 साल के टेन्योर के पहले डिसॉल्व हो गए और आगे जाके लोकसभा भी अपने 5 साल के टेन्योर से पहले डिसॉल्व हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्टोरल सिंक्रोनाइजेशन था वो बिखर गया और इसकी वजह से हमारा इलेक्शंस काफी ज्यादा फ्रैगमेंटेड स्कैटर्ड वे में होने लगा। और आज की स्थिति यह है, इतना ज्यादा फ्रैगमेंटेशन हो गया है कि लगभग हर साल चुनाव होता है और हर साल कभी कभी 2-2 बार चुनाव होता है। और इसी का सॉल्यूशन है जो आज बहुत लोग कह रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को वापस से लाया जाए। Right? So simultaneous elections were conducted for the Lok Sabha and state assemblies simultaneously in India in 1952, 57, 62 and 67. But following the dissolution of some legislative assemblies in 1968 and 69
and that of the Lok Sabha in December 1970, elections to the state assemblies and parliament have been held separately. तो वही चीज जो आपने पढ़ा वो यहां पे आपका। तो अभी तक हमने थोड़े सा थियोरिटिकल एस्पेक्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन पढ़ा कि ये क्या होता है, पहले था कि नहीं था, और ये आइडिया कैसे आज पब्लिक डिस्कोर्स में आया। अब बात आती है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करना है तो कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, हाउ वी कैन गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे किस तरीके से पहला प्रयास किया गया था इस पर्टिकुलर आइडिया को इंप्लीमेंट करने का 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले। उस समय की सरकार ने यह कोशिश किया था, जिसके लिए 2 प्रपोजल्स भी रखे गए थे कि इस तरीके से हम लोग इस आइडिया को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों प्रपोजल्स कोई फायदा हुआ नहीं, इंप्लीमेंट हुआ नहीं। बट उन प्रपोजल्स के मद्देनजर हम ये समझ सकते हैं कि ये आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है अगर फ्यूचर में भी करना है तो। So how will this particular idea of one nation one election will work? This we will now study. So there were 2 proposals to conduct simultaneous elections along with the 17th Lok Sabha election. जो 2019 में 17वां लोकसभा चुनाव था, उस समय ये 2 proposals रखे गए थे कि किस तरीके से हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन को 2019 में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। However, both did not materialize, लेकिन दोनों proposals रियलिटी में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, बिकॉज बहुत मुश्किल है ये पर्टिकुलर आइडिया को इंप्लीमेंट करना, जो हम लोग आगे जाके समझेंगे। संविधान का अमेंडमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस और बहुत सारे चीज रिक्वायर्ड होते हैं। तो पहला प्रपोजल था वन नेशन वन इलेक्शन का। इसमें क्या कहा गया था कि 2019 में लोकसभा का चुनाव होना है, तो 2019 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, तो क्यों ना जो उस समय 2019 या 2018 के एंड में, इसको आप समझिएगा थोड़ा, 2 प्रपोजल्स रखे गए थे, 2 प्रपोजल्स, जिसमें हम लोग प्रपोजल नंबर 1 समझ रहे हैं कैसे वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट किया जाए। इसमें कहा गया था कि 2 फेज में चुनाव कंडक्ट करेंगे हम लोग। पहला प्रपोजल 1, ये हम लोग प्रपोजल 1 पढ़ रहे हैं, और प्रपोजल 1 में कहा गया था कि 2 फेज में इलेक्शन करवा सकते हैं। पहला फेज हम लोग 2019 में इलेक्शन करवाते हैं। तो 2019 में किन का इलेक्शन होगा? लोकसभा का इलेक्शन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो भी स्टेट असेंबलीज हैं जिनका टेन्योर 2018 के एंड में खत्म हो रहा है या 2019 में खत्म हो रहा है, तो उन सारे स्टेट्स को हम लोग कंबाइंड करके लोकसभा के चुनाव के साथ ही कंडक्ट करवा सकते हैं। तो नई बात, तो पहले फेज में 2019 में पहला फेज ऑफ चुनाव होगा, जिसमें लोकसभा का चुनाव होगा और इसके साथ उन राज्यों का भी चुनाव होगा जिनका टेन्योर is going to end by the end 2018 और starting 2019। तो ऐसे 12 स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था जो जिनका टेन्योर इस पर्टिकुलर समय में खत्म हो रहा था, और साथ ही साथ एक यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूटी ऑफ दिल्ली को भी रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये पहला फेज ऑफ चुनाव होगा 2019 में। सेकेंड फेज ऑफ चुनाव होगा 2021 में, जिसमें बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, 12 स्टेट्स तो हो गए, और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं और प्लस जो यूटी एक और बच गया पौंडीचेरी का, प्लस यूटी ऑफ पौंडीचेरी, इनको मिला के एक साथ इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। ठीक है, मान लो ऑब्वियस सा बात है, ये जो बाकी स्टेट्स हैं उसमें किसी का खत्म हो रहा होगा 2021 के स्टार्टिंग में, या किसी का खत्म हो रहा होगा 2021 के एंड में। समझ आ रहा है बात?
कि कुछ स्टेट्स का 2020 के एंड में या 2021 के स्टार्टिंग में खत्म हो रहा है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स का 2021 के एंड में खत्म हो रहा होगा या 2022 के स्टार्टिंग में खत्म हो रहा होगा, तो उनका टेन्योर को कट कर दो, और जिनका 2020 में खत्म हो रहा है उनके टेन्योर को बढ़ा दो, सो दैट एक पर्टिकुलर समय में हम लोग इलेक्शन को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो बाकी स्टेट्स हैं उनका लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर बढ़ा दो या घटा दो, वो करके एक साथ सबका चुनाव कंडक्ट करो आप 2021। सो ये हो गया सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन विच विल बी हैपनिंग इन 2020। अब क्या होगा, ये पहला फेज चुनाव हो गया 2019 में और सेकेंड फेज हो गया 2021 में। अब जो अगला चुनाव होगा दैट विल हैपन इन 2024, और अब जो 2024 में चुनाव होगा उसमें सारे का एक साथ चुनाव होगा। अब यहां पे कोई दो फेज नहीं होगा, यहां पे आपको एक ही बार सारे लोकसभा का और सारे स्टेट असेंबलीज का, साथ ही साथ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी का, सबका एक साथ चुनाव होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो आइडिया है, प्रपोजल नंबर 1 में यह कहा गया कि इसको हम लोग ग्रेजुअली इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय इनिशियली कंडक्टिंग 2 फेज इलेक्शंस एंड देन फाइनली विल कंडक्ट वन नेशन वन इलेक्शन इन द ईयर 2024। तो यह आपका प्रपोजल 1 था। ठीक है, कोई चीज आपको एग्जैक्टली यहां पे लिखा हुआ है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, पॉज करें, पढ़ें और फिर इसको वापस से लेक्चर देखें। सो मेक शिफ्ट टू साइमल्टेनियस पोल्स इन अ फेज्ड मैनर, कि एक साथ हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन नहीं कर सकते हैं, रादर वी हैव टू फॉलो द फेज्ड अप्रोच टुवर्ड्स गोइंग देयर। पहले फेज में क्या करेंगे, जनरल इलेक्शंस जो लोकसभा इलेक्शन है, 12 स्टेट असेंबलीज जिनका टेन्योर लेट 2018 या 2019 के स्टार्टिंग में खत्म हो रहा है, एंड अ यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है, मे बी सिंक्रोनाइज्ड इन 2019 एज द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आर इन द मिडिल ऑफ देयर 5-year टर्म, बिकॉज बाकी स्टेट्स का टेन्योर अभी 2.5 साल 3 साल हुआ है, तो उनको हम इसके साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, और ये कौन कौन से स्टेट्स है, देखो 12 स्टेट जो रिकॉग्नाइज किए गए थे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम एंड राजस्थान, और साथ ही साथ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो इनका हम लोग मिलके 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ सिंक्रोनाइज करके कर सकते। अब आ जाते हैं हम लोग फेज 2 में, बाकी राज्य एज वेल एज यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, इनको एक साथ सिंक्रोनाइज करके हम लोग 2021 के एंड में चुनाव कंडक्ट करवा सकते हैं। एंड फाइनली देयर आफ्टर, इसके बाद, ये सब तो हो गया, 2019 में हो गया, 2021 में हो गया, अब इसके बाद देयर आफ्टर elections to the Lok Sabha, all the state legislative assemblies as well as the UT of Delhi and Puducherry will be held simultaneously from 2024. तो 2024 से हम लोग फिर वन नेशन वन इलेक्शन को इन इट्स एंटायरिटी इंप्लीमेंट कर सकते। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो किस तरीके से प्रपोजल 1 में कहा गया था। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग सेम प्रपोजल के साथ आने वाले समय में भी कर सकते हैं, राइट। तो ये प्रपोजल काफी अच्छा था, ऑब्वियस बात है इसमें बहुत चैलेंजेस हैं, बट तब भी ये प्रपोजल ठीक है, प्रैक्टिकल है कि 2 फेज में कर रहे हैं हम। अब आता है हमारा प्रपोजल नंबर 2। प्रपोजल नंबर 2 में क्या कहा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, बट वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करना वो बहुत कठिन है। दैट इज अ वेरी ह्यूमंगस टास्क टू डू दैट। तो क्यों ना हम वन नेशन वन इलेक्शन ना करें, रादर हम लोग इलेक्शन को 5 साल में 2 बार करें। अभी क्या होता है, आपको हर एक साल चुनाव हो रहा है। तो सेकेंड प्रपोजल में यह कहा गया बिकॉज वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि 2019 में जो चुनाव होगा ये उसी समय की बात है, 2019 लोकसभा के पहले की 2 प्रपोजल की बात है।
तो 2019 के पहले जो 2 प्रपोजल्स आया था उसमें प्रपोजल नंबर 2 ये कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हमें नहीं फोकस करना चाहिए, रादर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा फेज 1 और फेज 2, जिसमें फेज 1 में 2019 में लोकसभा और 12 स्टेट प्लस एनसीटी ऑफ दिल्ली, और 2021 में हम लोग बाकी स्टेट प्लस एनसीटी ऑफ प्लस यूटी ऑफ पौंडीचेरी। तो ये कहा प्रपोजल 1 में कहा कि ऐसे फेज 1 फेज 2 करके फाइनली 2024 से हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आएगा कि जिसका 2019 में सिलेक्शन हुआ था उनका तो 2024 में 5 साल खत्म हो जाएगा, लेकिन जिनका फेज 2 में 2021 में हुआ था इनका तो 2024 में केवल 3 साल होगा, मतलब इनका टेन्योर आपको कट डाउन करना पड़ेगा। तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हम लोग 2019 में एक चुनाव कंडक्ट करें और 2021 में चुनाव कंडक्ट करें। जो 2019 में चुन के आए थे वो 2024 में होंगे, तो 2019 में पहला चुनाव हो गया, 2021 में दूसरा चुनाव हो गया, 2019 वालों का 2024 में अगला चुनाव हो जाएगा और 2021 वालों का 2026 में अगला चुनाव होगा। दैट मीन्स वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा आइडियलिस्ट और यूटोपियन है, वो पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा है कि हम लोग कम से कम इलेक्शंस कंडक्ट करें। इसके लिए क्या कहा गया कि हम लोग क्यों ना इलेक्शंस को 2 साइकिल में कंडक्ट करें, जो अभी तक हमने इसमें पढ़ा फेज 1 और फेज 2। तो ये देखो प्रपोजल 2 में क्या था, द सेकेंड ऑप्शन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन इन 2 बैचेस। First, election to the 12 state assemblies and 1 union territory would be synchronized with elections to the Lok Sabha in 2019, जो हमने बात किया था पहले अभी phase 1. Next, elections to the remaining state legislative assemblies will be synchronized with that of the 1 union territory by the end of 2021, that is phase 2. लेकिन प्रपोजल 1 में कहा गया कि 2024 में फिर हम लोग सबको कंबाइन करके वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, बट प्रपोजल 2 में उस आइडिया को स्किप कर दिया गया और कहा गया कि 2019 का अगला चुनाव 2024 में होगा तो इन लोग का चुनाव हो जाएगा, और जो 2021 वाले हैं इनका अगला चुनाव 2026 में हो जाएगा। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया है ज्यादा इंप्लीमेंट करने में। ऑल्दो वन नेशन वन इलेक्शन इज द मोस्ट बेस्ट वे, बट टू अचीव बेस्ट you cannot achieve what you can do. You don't have to be very much utopian idealist, you have to be practical. So the proposal 2 is little bit on the practical side. This will make election across the country synchronized in such a manner that they will be held twice every 5 years. हर एक 5 साल के बाद 2 बार ये चुनाव इस तरीके से आपका। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले यही 2 प्रपोजल्स के बारे में मंथन किया जा रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज इस पर्टिकुलर दोनों प्रपोजल्स को इंप्लीमेंट नहीं करवा पाया गया। और आज वापस से इसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट। अब इस वन नेशन वन इलेक्शन को हमने बात किया, क्या है, कैसे करवाया जा सकता है। अब वन नेशन वन इलेक्शन को करवाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ऐसा तो नहीं कि सरकार को जब मन कर जाए वो वन नेशन वन इलेक्शन स्टार्ट कर दे। दिस इज नॉट गोइंग टू बी दिस इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज ऑल रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजें जरूरत लगेंगी सरकार को इस पर्टिकुलर आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए। पहला, पॉलिटिकल कंसेंसस। जब तक जितने भी रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल स्टेट एज वेल एज नेशनल पार्टीज नहीं है रेडी हो जाते हैं, तब तक इस तरीके के बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करना नामुमकिन हो जाता है। तो सबसे पहले एक पॉलिटिकल सहमति पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चाहिए। सेकंड, क्योंकि हमने देखा कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के टेन्योर को बढ़ाना पड़ेगा और कुछ को घटाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड। थर्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 1951 में हमें अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं उसमें भी हमें चेंजेस करने की जरूरत। इसमें ये तो लॉ की अमेंडमेंट की बात हो गई। पॉलिटिकल कंसेंसस एक बहुत डिफिकल्ट चीज है, लेकिन इसमें एक और बहुत डिफिकल्ट चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। तो आखिरकार देखते कौन कौन से आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा। तो अगर आपको स्टेट और
लोकसभा के इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू अमेंड 5 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, 5 संविधान के आर्टिकल्स को आपको अमेंड करना पड़ेगा। पहला आर्टिकल 83 है जो कि कहता है कि लोकसभा का टेन्योर कितना होगा, 5 साल। तो अगर लोकसभा के टेन्योर को आप थोड़ा बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, देन अगेन यू नीड एन अमेंडमेंट। आर्टिकल 85 empowers the president to dissolve the लोकसभा। तो इफ यू आर प्रीमेच्योरली डिसॉल्विंग, अगर आप लोकसभा को अपने टर्म से पहले प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर रहा है, देन अगेन यू नीड दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इन आर्टिकल 85। आर्टिकल 172 में लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 5 साल रखा गया है, इसको बढ़ाना घटाना होगा तो अगेन इसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वही चीज लिखा गया कि एनी असेंबली हुज टर्म इज एंडिंग विद इन 6 months ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस आफ्टर और बिफोर द इलेक्शन फॉर इट कैन हैपन विद दैट ऑफ द लोकसभा। मतलब वही है, हमने बात किया 2019 में 12 स्टेट असेंबलीज का जो चुनाव होगा, तो 12 स्टेट असेंबलीज का चुनाव, वो 12 स्टेट्स कौन से हैं? वो 12 स्टेट्स वही है जिनका लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले या लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद उनका टेन्योर खत्म होने वाला है। तो उनका टेन्योर या तो अगर 6 महीने पहले खत्म हो रहा तो 6 महीने बढ़ा दो, या 6 महीने बाद खत्म हो तो 6 महीने घटा दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आर्टिकल 172 को अमेंड। देन आर्टिकल 174 को अमेंड करना पड़ेगा, विच एम्पावर्स द स्टेट टू डिसॉल्व द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। देन आर्टिकल 356 को अमेंड करना पड़ेगा हमें, विच ऑथराइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंपोज द प्रेसिडेंट्स रूल्स फॉर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। तो अगर मान लो आपको स्टेट असेंबली को 6 महीने पहले डिसॉल्व कर दिए, तो वो 6 महीने प्रेसिडेंट रूल में रहेगा। तो प्रेसिडेंट रूल अभी आप किस कॉन्टेक्स्ट में लगा सकते हो? इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। बट क्या यहां कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है? नहीं। आप यहां पे इसको डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा रहे हो? बिकॉज यू वांट टू इंप्लीमेंट वन नेशन वन इलेक्शन। However, there has been no constitutional machinery का breakdown. So again, you need to change, amend the article 356. तो ये 5 आर्टिकल्स को आपको अमेंड करना पड़ेगा। और खास बात क्या है? बिकॉज ये 5 आर्टिकल्स हमारे फेडरल प्रोविजंस और फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए अमेंडमेंट जो लगेगा वो आर्टिकल 368 के अंदर होगा। उसमें भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए, विच इज maximum of 2/3 member present and voting and 50% of the total strength of the house। और इसके साथ ही साथ 50% स्टेट असेंबलीज का भी रैटिफिकेशन चाहिए। बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि जब भी संविधान को अमेंड किया जाता है तो संविधान को अमेंड 2 तरीके से किया जाता है, एक तो सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा और एक स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा। स्पेशल मेजॉरिटी कहां पे डिस्कस किया गया है? आपका अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368 में। और आर्टिकल 368 में भी अमेंडमेंट करने के 2 तरीके हैं, एक जिसमें राज्यों का जरूरत नहीं है और एक जिसमें 50% राज्यों का, स्टेट असेंबलीज का आपको अप्रूवल चाहिए। तो वो 50% वाला किस केस में चाहिए? जब कोई भी अमेंडमेंट इंडिया के फेडरल कैरेक्टर, फेडरल नेचर को अफेक्ट करता है, then in that case you need the approval of 50%। और because this particular idea one nation one election which requires amendment of 5 articles which affects the fundamental character of the federal nature of the Indian polity, and hence आपको special majority चाहिए और साथ ही साथ 50% ratification by the state assemblies भी चाहिए। इसकी वजह से ऐसे कुछ amendment करना becomes a very very difficult task। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस आइडिया के प्रो और कॉन्स क्या है, इस आइडिया से फायदा क्या है और इस आइडिया से नुकसान क्या है, चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स इस आइडिया के, तो पहला बेनिफिट है इस आइडिया का कि जो आज चुनाव के समय बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर लगता है और एक ह्यूमंगस बहुत बड़ा मैन पावर लगता है, उसको हम लोग कट डाउन कर सकते हैं। आपको पता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे महंगा लोकसभा चुनाव था। एज पर द एडीआर रिपोर्ट लगभग 60,000 करोड़ का खर्च किया गया था 2019 के लोग। एक बहुत बड़ा मैन पावर जिसमें टीचर्स, पुलिस स्टाफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये लोग इलेक्शन ड्यूटी पे रहते हैं, तो उनको भी
इस प्रोसेस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम और जो हमारा उनका काम है वो रुक जाता है, राइट? सो कर्बिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूसिंग द मैन पावर डिप्लॉयड। अगर हम हर एक साल चुनाव करते रहेंगे, हर एक साल 2 बार चुनाव करेंगे, तो ये लोग तो वही काम में लगे रहेंगे। अगर हम लोग एक बार चुनाव करके खत्म कर दे, देन वी कैन बेटर यूटिलाइज द गवर्नमेंट रिसोर्सेज, क्योंकि इनका ये काम तो है नहीं। सेकेंड, ईच इलेक्शन मीन्स टीचर्स मिसिंग फ्रॉम द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बिकॉज टीचर्स को आपको इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। अब स्कूल और कॉलेज में टीचर पढ़ाए कि इलेक्शन ड्यूटी करवाएं। तो अगर ऐसा होगा कि एक ही बार सबका चुनाव हो गया तो ये टीचर फ्री हो जाएगी, नहीं तो टीचर पहले स्टेट के चुनाव में लगा, फिर टीचर लोकसभा के चुनाव में लगा। डिलेड पब्लिक वर्क्स, बैडली डिलीवर्ड और अनडिलीवर्ड वेलफेयर स्कीम्स टू द पुअर। मोर फोकस ऑन गवर्नेंस एंड लेस ऑन कैंपेनिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आपको पता है कि जैसे ही चुनाव का डेट अनाउंस होता है बाय इलेक्शन कमीशन, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है। और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद सरकार कोई भी नया पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर, किसी डीएम का ट्रांसफर, ये सब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से पॉलिसी में एक तरीके से रोक लग जाता है, पॉलिसी ब्रेकडाउन हो जाता है, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। तो इलेक्शंस की वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, जिसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस, मतलब पॉलिसी कोई नया आता ही नहीं, रुक जाता है, काम रुक जाता है। नो न्यू स्कीम्स, नो टेंडर अवॉर्डेड, नो न्यू अपॉइंटमेंट्स, नो न्यू ट्रांसफर। इसकी वजह से कंप्लीट ब्रेकडाउन आ जाता है काम में। मिनिस्टर्स आर पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिशियंस नीड टू कैंपेन। तो आप देखते हो कि जब भी कोई स्टेट असेंबली में चुनाव होता है तो सेंटर के, केंद्र सरकार के मिनिस्टर्स कैंपेनिंग में आ जाते हैं, बिकॉज एट द एंड उनको चुनाव तो जीतना ही है, तभी आप पावर में रह सकते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लीडरशिप है उसकी कमी देखने को मिलती है। पार्लियामेंट के सेशंस में मिनिस्टर्स गायब रहते हैं। एंटायर मैन पावर इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग इलेक्शंस, कॉस्ट ऑफ रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीजेस, बार बार एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीज को, अब देखो अभी कर्नाटका में चुनाव हुआ, फिर अब आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, अगले साल लोकसभा का चुनाव, फिर बाकी स्टेट्स का चुनाव। इसकी वजह से कॉन्स्टेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन, और इसकी वजह से जो हमारा कॉस्ट है वो आपका एस्केलेट बढ़ जाता है। सोशल हार्मनी इससे काफी होगा, बिकॉज हमेशा चुनाव की वजह से क्या होता है, हमेशा एक पॉलिटिकल कंपटीशन का मूड होता है, जिसकी वजह से हमेशा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हेट स्पीच, फेक न्यूज, वायलेंस, इन चीजों की वजह से वोट्स को मोबिलाइज करना चाहते हैं, राइट? तो ये बार बार चुनाव की वजह से ये नतीजा है, क्योंकि हमेशा आप वोट जुटाने के चक्कर में पड़े हुए हो, ठीक है? तो सोशल हार्मनी, दैट इज कॉम्युनलिज्म, कास्टिज्म एंड करप्शन which are at peak and frequent elections ensures no respite। हमेशा इलेक्शन होता है तो उससे कोई मदद नहीं मिलता है। एक स्टेट में दंगा हुआ या एक स्टेट में कुछ लड़ाई हुआ, फिर अगले स्टेट में चुनाव, फिर वहां आएगा ये चीज। साइमल्टेनियस पोल्स विल बोस्ट वोटर टर्नआउट, इससे वोटर टर्नआउट भी बढ़ने का प्रोबेबिलिटी है एज पर द लॉ कमीशन। तो वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा बहुत है, और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इससे एक समय चुनाव होगा जिससे बाकी समय काम हो सकता है। हमेशा चुनाव की वजह से सारे मिनिस्टर्स, इनफैक्ट प्रधानमंत्री, सब लोग इसी काम में लगे रहते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से आपको नए नए पॉलिसी स्कीम्स नहीं आ पाते हैं, पैसे काफी ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि मान लो एक पार्टी जो सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, तो पहले स्टेट में खर्च करेगी अलग अलग स्टेट में, फिर सेंट्रल लोकसभा के चुनाव में खर्च करेगी, तो इससे पार्टी का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम बढ़ जाता है, इलेक्शन का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से ओवरऑल देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट विद दिस देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, इश्यूज ऑल्सो। अब वो समझते हैं जो क्रिटिकल एनालिसिस है इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये अच्छा आइडिया तो है, बट इस आइडिया से प्रॉब्लम, चैलेंजेस क्या क्या हैं वो आखिरकार हम लोग। सबसे पहला इशू क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट फेल्स। मान लो कि आपने वन नेशन वन इलेक्शन करवा दिया,
2019 में आपने लोकसभा करवा दिया, मान लो 2021 में लोकसभा का सरकार गिर जाती तो फिर क्या होता, ये 2023 में गिर जाती, तो क्या उसका मतलब है बाकी सारे स्टेट्स को भी सरकार गिरा दोगे आप? बिकॉज आपको तो वन नेशन वन इलेक्शन करवाना है। यही ना प्रॉब्लम 1967 में हुआ था, जब एक स्टेट का गिरा और बाकी लोकसभा का गिरा आगे जाके, तो उससे ये बट गया, फ्रैगमेंट हो गया। अगर ये वापस से होता है तो क्या होगा? मान लो आपने 2024 से वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया और 2026 में आपका लोकसभा डिसॉल्व हो गया बिकॉज सरकार मेजॉरिटी में नहीं थी, गिर गई, तो क्या बाकी सारे स्टेट्स का भी आप टर्म खत्म करोगे और वापस से 2026 में वन नेशन वन इलेक्शन करोगे? दैट इज अ बिग प्रॉब्लम कि ऐसा क्या होगा फिर। सेकेंड, विल इट अंडरमाइन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इनफैक्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हम लोग फॉलो करते हैं, इट इज ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आपको पता होगा अंबेडकर ने क्यों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना चुन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना था? टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ओवर द स्टेबिलिटी। और इस फ्रीक्वेंट इलेक्शन से होता क्या है कि एवरी टाइम यू आर कीपिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। नहीं तो क्या होगा, हर एक 5-5 साल पे चुनाव होगा तो 5 साल के लिए अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो अभी करंट में जो रूलिंग पार्टी सेंटर में है, अगर आप उससे खुश नहीं होते हो तो आप क्या करते हो, स्टेट लेवल के चुनाव में उस सेम पार्टी के अगेंस्ट वोट करते हो टू गिव देम अ मैसेज कि आप प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हो। तो इससे क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारा काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आएगा बिकॉज फ्रीक्वेंट इलेक्शंस एंश्योर्स मोर अकाउंटेबिलिटी। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों? बिकॉज एग्जीक्यूटिव, आपको पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। दैट मींस लेजिस्लेचर कैन रिमूव द एग्जीक्यूटिव इफ एग्जीक्यूटिव डज नॉट परफॉर्म एज इट नीड्स टू डू दैट। तो क्या अगर लेजिस्लेचर जो है जस्ट टू एंश्योर कि अगर हम सरकार गिरा देंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन खत्म हो जाएगा, इससे हम उस सरकार को गिराए ना, तो क्या उससे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इंश्योर हो पाएगा? दैट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम कि इससे जो सरकार की एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी है बाय लेजिस्लेचर वो कंप्रोमाइज होगी, और जो एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी है टुवर्ड्स द पीपल, दैट विल ऑल्सो बी compromised। उसके बाद थर्ड इशू आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इलेक्टोरल फेडरलिज्म। इलेक्टोरल फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जनरली आपको पता है बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, और इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, तो जो स्टेट लेवल का मुद्दा होता है और जो सेंट्रल इलेक्शन जो लोकसभा चुनाव का मुद्दा होता है, ये दोनों अलग अलग होता है। एंड दिस इज नोन एज इलेक्टोरल फेडरलिज्म, विच मीन्स कि व्हेन पीपल गो, जब लोग जाते हैं वोट करने एक स्टेट असेंबली के चुनाव में, तो उनके लिए एक अलग मुद्दा होता है इंपॉर्टेंट, और जब वही लोग केंद्र सरकार लोकसभा के चुनाव के लिए वोट करने जाते हैं तो उनके लिए जो मुद्दा होता है वो आपका अलग होता है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्टोरल फेडरलिज्म। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन हम लोग कंडक्ट करते हैं तो उससे क्या इलेक्टोरल फेडरलिज्म पे किसी तरीके का नुकसान पहुंचेगा? इस चीज को स्टडी किया हमारे IDFC इंस्टीट्यूट ने 2015 में, और उस इंस्टीट्यूट के स्टडी के हिसाब से कहा गया कि देयर इज 77% चांस, 77% प्रोबेबिलिटी है दैट वोटर्स विल चूज द सेम विनिंग पॉलिटिकल पार्टी इन द स्टेट असेंबली एंड द लोकसभा इफ इलेक्शंस आर हेल्ड साइमल्टेनियसली। मतलब 77% चांस है कि वो जो पर्सन है दैट विल वोट फॉर द सेम पार्टी एट द स्टेट एज वेल एज एट द सेंटर। तो इसकी वजह से क्या होगी, जो बड़े पार्टीज है, जो नेशनल पार्टीज है, और जो नेशनल मुद्दा है वो स्टेट मुद्दे के ऊपर और स्टेट रीजनल पार्टीज के ऊपर डोमिनेट करने लगेगा, जिससे फेडरलिज्म खतरे में आ जाएगा, और साथ ही साथ इलेक्टोरल फेडरलिज्म जिसका एक कंपोनेंट है वो तो खतरे में आएगा ही आएगा। Because the national issues will dominate over the state issues, the national parties, the big parties will dominate over the state parties, the regional parties. So regional issues may be subsumed by national themes. Question of regional smaller parties having a level playing field. जो छोटे parties हैं उनका level playing field आपका बचेगा नहीं, because bigger parties will have. Then EVMs, बिकॉज आपको एक साथ चुनाव करने के लिए बहुत ज्यादा ईवीएम चाहिए होगा। तो ये आपको देखो लॉ कमीशन ने क्या कहा कि अगर 2019 में हम लोग एक साथ पोल्स कंडक्ट करते हैं तो लगभग 4500 करोड़ खर्च आएगा इन प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू ईवीएम्स। दैट्स ऑल्सो बिग कॉस्ट टू द स्टेट एक्सचेकर।
देन एक और प्रॉब्लम है इसके पास कि ईवीएम्स का जो हमारा लाइफ स्पैन है वो 15 साल है। तो अगर अब आप 5-5 साल पे चुनाव करोगे तो मतलब 15 साल में ईवीएम केवल 3 बार हम यूज कर पा रहे हैं। और अभी क्या है कि ईवीएम इस स्टेट में चुनाव हुआ तो वहां ईवीएम यूज हो गया, फिर अगले स्टेट में वही ईवीएम चला गया, तो ईवीएम कॉन्स्टेंटली यूज हो रहा है। बट अब क्या होगा, केवल 15 साल में 3 बार यूज हो रहा है, तो उससे भी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया ईवीएम का। तो इससे क्या होगा कि जो ईवीएम का कॉस्ट है, जो लॉजिस्टिकल है, वो सब चीजें बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास खड़ा। देन ऑब्वियस से बात है, संविधान को अमेंड करना ये सबसे कठिन काम है, बिकॉज इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। बिकॉज कोई भी स्टेट इस तरीके के आइडिया को बहुत ज्यादा शिद्दत से या दिल से सपोर्ट तो करेगा नहीं, बिकॉज उसके अपने खुद के एग्जिस्टेंस पे खतरा हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि बीजेपी जब इस आइडिया को ला रही है तो बीजेपी के सारे पार्टीज, रीजनल बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर हैं रीजनल लेवल पे, वो खुश होंगे। ऑब्वियस सी बात है, दे विल बी स्केप्टिकल अबाउट दिस आइडिया। और ऑपोजिशन तो आपको पता ही है, दे विल नेवर सपोर्ट दिस पर्टिकुलर आइडिया। और ये हो भी रहा है, जब से ये आइडिया आया है तब से इंडिया जो अलायंस हमारी है, दे हैव बीन क्रिटिसाइजिंग दिस थिंग। तो इससे हमारे चैलेंजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में, बिकॉज स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और 50% स्टेट असेंबलीज का रैटिफिकेशन। तो ये था हमारे पास कुछ प्रो एंड कॉन्स, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से हमने समझा कि वन नेशन वन इलेक्शन में क्या फायदा है और क्या कमियां हैं। अब आखिरकार ये अभी न्यूज में वापस से क्यों हो गया है? न्यूज में तो रहता ही 2014 लोकसभा चुनाव के बाद, अभी ये न्यूज में वापस क्यों आ गया है, इसको समझेंगे हम लोग। सो द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। एक नया कमिटी का फ्रेश गठन किया गया है, जिसका आइडिया है इस पर्टिकुलर स्टडी को पढ़ना। It will analyze whether it is possible to conduct the Lok Sabha polls with a string of state assembly contest. Because आपको पता है कि अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इस साल के एंड में बहुत सारे स्टेट का चुनाव है, और लोकसभा चुनाव जो कि मिड ऑफ द ईयर होगा, उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स का और चुनाव है। तो क्या इस साल के एंड में स्टेट्स का चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जो स्टेट असेंबलीज का चुनाव है, क्या इन तीनों को मर्ज करके हम लोग क्या वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट कर सकते हैं इन अ पार्शियल मैनर? वही सेम चीज जो हमने बात की 2019 के पहले प्रपोजल था, फेज 1 फेज 2। तो ये वापस से फेज 1 की बात कर, फेज 1 को एनालाइज करेगा कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग इस साल के एंड में जो स्टेट असेंबलीज के चुनाव हैं, जो अगले साल के मिड में लोकसभा का चुनाव है और अगले साल के एंड में जो स्टेट असेंबलीज का चुनाव है, क्या इन सब को मिला के एक सेमी फॉर्म ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसी चीज के फिजिबिलिटी को पढ़ने के लिए इस पर्टिकुलर कमिटी को बनाया गया है। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन को सरकार ने कन्वीन किया है, जो 18 सितंबर से स्टार्ट होगा। 5 दिन का ये स्पेशल सेशन है। तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर आइडिया को सरकार इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में पास कर दे, बिकॉज आपको पता है ये गवर्नमेंट सरप्राइजेस देने में तो बहुत ही आगे है। और हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर स्पेशल सेशन के पहले इस कमेटी को इसीलिए बनाई है कि कुछ स्टडी करके एक रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद पार्लियामेंट में डिस्कशन हो एंड फाइनली दिस पर्टिकुलर आइडिया को मटेरियलाइज किया जा सके। क्योंकि ऑपोजिशन के मेंबर्स ने ये कहा है, ममता बनर्जी जो है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तो डायरेक्टली कहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुनाव को 2024 से पहले करके इस साल के दिसंबर में कंडक्ट करेंगे और इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब अगले साल का इलेक्शन कैलेंडर देखोगे तो असेंबली पोल्स जो है वो 5 स्टेट्स में होने वाले हैं नवंबर दिसंबर इस साल में 2023 के। मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और राजस्थान में। लोकसभा का चुनाव मई जून के महीने में होगा 2024 में, और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का चुनाव होगा आपका लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद। तो यही एक कमिटी एनालाइज करेगी क्या इन सारे चीजों को कंबाइन करके किसी तरीके से क्या हम लोग इस साल दिसंबर में या अगले साल ही कभी हम लोग आपको एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन इन स्टेट्स का कर सकते हैं कि
नहीं कर सकते। तो ये है आपका, इसीलिए पर्टिकुलर चीज न्यूज में चल रहा था। वे अहेड साइमल्टेनियस पोल इज एन आइडिया हुज कम। ऑब्वियस बात है, वन नेशन वन आइडिया, वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। और इसमें किसी तरीके के हम लोग को रिफॉर्म्स ढूंढने पड़ेंगे, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। जैसे हमने देखा था प्रपोजल 1, प्रपोजल 2, फेज 1, फेज 2, तो वैसे करके इसको बातचीत करने की जरूरत है। तो हो सकता है कि पार्लियामेंट जो अभी स्पेशलाइज पे और बातचीत हो, बिकॉज पार्लियामेंट इज अ राइट बॉडी टू डेलिब्रेट ऑन सच काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट मैटर्स। ठीक है, एक रिकमेंडेशन जैसे लॉ कमीशन ने कहा है कि अगर मान लो 5 साल के पहले ऑपोजिशन को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उस पर्टिकुलर सरकार को गिराना है, जिसकी वजह से वन नेशन वन इलेक्शन अगेन फ्रैगमेंट हो जाएगा, तो यह तभी हो सकता है जब कोई दूसरा पार्टी सरकार बनाने के सक्षम हो या ना हो, सक्षम है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, टू एंश्योर दैट अ स्टेट गवर्नमेंट डजंट फॉल विद इन एन ऑल्टरनेटिव, the law commission recommended that a no confidence motion against the government should be followed by a confidence motion, so that if the opposition doesn't have the numbers to form an alternative government, the regime in office cannot be removed. ये एक रिकमेंडेशन है, बट जस्ट ट्राइंग टू गिव किस तरीके के सॉल्यूशंस के ऊपर हम लोग को बातचीत करना पड़ेगा। और वही सॉल्यूशन जो लॉ कमीशन ने कहा है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके विपक्ष सरकार को गिराना चाह रहा है, चाहे स्टेट चाहे सेंटर में हो जाए, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ ही साथ ऑपोजिशन को एक कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा, जिसमें बताना पड़ेगा कि हम इस सरकार को गिरा रहे बिकॉज हमारे पास खुद इतना नंबर है और हम सरकार बना पाएंगे, जिसकी वजह से वो लोकसभा या स्टेट असेंबली भंग नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, कि वापस से चुनाव हो और वापस से फिर वन नेशन वन इलेक्शन का जो ब्रेकडाउन हो जाए। तो ये एक आइडिया है हमारे पास। इस तरीके के और भी आइडियाज के ऊपर पार्लियामेंट को बातचीत करना चाहिए। बट अगर इसमें आप पूछेंगे माई टेक, तो माई टेक इज एज सिंपल कि इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। नया पार्लियामेंट बना दो आप, वन नेशन वन इलेक्शन करवा दो आप, इन सब चीजों का केवल सिंबॉलिक मेजर है, क्योंकि रियल में पार्लियामेंट आज काम नहीं कर रहा है, स्टेट असेंबलीज काम नहीं कर रहे हैं। कितने सारे स्टेट असेंबलीज हैं जो एक साल में 10 से 15 दिन मिलते हैं। 43% एमपीज आपके लोकसभा में क्रिमिनल हैं, जिनके क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। मैक्सिमम आपके एमपीज और एमएलएस करोड़पति हैं। ठीक है, कोई भी पार्लियामेंट का बैठक, स्टेट असेंबलीज का बैठक कंस्ट्रक्टिव हो नहीं पा रहा है, बातचीत हो नहीं पा रही है। जितने भी कमिटीज हैं हमारे पार्लियामेंट के और स्टेट असेंबलीज के, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप इन चीजों के ऊपर रिफॉर्म नहीं करोगे, तब तक किस तरीके से आप बात कर रहे हो कि वन नेशन वन इलेक्शन को लाने से हेवेंस विल फॉल इन दिस पर्टिकुलर अर्थ। ऐसा कुछ सपना देख रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ होगा नहीं। इसी में अगर आप अमेरिका का एग्जांपल देखें, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और 50 स्टेट्स का इलेक्शन अलग अलग समय होता है और उनको कभी जरूरत भी नहीं पड़ी इन चीजों की। वहां भी ये कह सकते थे 50 स्टेट्स है, अलग अलग चुनाव होता है, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। बट क्या अमेरिका की डेमोक्रेसी कोलैप्स कर गई, या क्या अमेरिका की डेमोक्रेसी हमारे से खराब तरीके से काम करती है? ऑल्दो रिसेंटली अमेरिका की डेमोक्रेसी में थोड़ा सा सफर, या अमेरिका का जो इलेक्शन है, इलेक्टोरल सिस्टम सेटअप है, उसमें कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है। बट इन जनरल अमेरिकन डेमोक्रेसी, अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम और ये जो पूरा अमेरिका का सिस्टम है, बहुत अच्छे से काम करता है। एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन एन इकोनॉमिक पावर हाउस फॉर द लास्ट 100 years। तो इसीलिए हमें आज इन चीजों से बात करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया कोई बेकार आइडिया है, that या और दैट आइडिया डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। यस, ऑब्वियसली दैट आइडिया हैज सिग्निफिकेंस, बट बिफोर गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर आइडिया वी नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म इन द प्रॉब्लम्स व्हिच करेंटली वी आर फेसिंग। हाउ टू स्टॉप द यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, हाउ टू यूज द मनी का जो रोल है, ब्लैक मनी का जो रोल है, आपका इलेक्टोरल बॉन्ड का मिसयूज है, डिफेक्शंस हो रहा है, पार्लियामेंट काम नहीं कर, इन चीजों को, इंस्टीट्यूशंस जो हैं अभी करेंटली, उनको हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। एंड देन ओनली द न्यू पार्लियामेंट, वन नेशन वन इलेक्शन विल वर्क। तो आई होप कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया काफी अच्छे से समझ में आया हो। एंड व्हेनेवर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड टॉपिक, उसको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। तभी योर माइंड गेट्स अवेकन, यू रेडिकलाइज योर थॉट प्रोसेस and you bring change in the society. Thank you, ladies and gentlemen, for watching this particular session. Stay tuned for the next video.